हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे द्रोणाचार्य क्लासेस बाराबंकी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप आपको हम बेहतर तरीके से बताएंगे और आसान तरीक़ों से बताएंगे कि सीटेट को कैसे हमें क्रैक करना है। कुछ आसान शब्दों के द्वारा हम सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र के ब्रह्मास्त्र की, कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनकी सहायता से हम सीटेट के हिंदी शिक्षा शास्त्र को आसानी से कर सकते हैं और 15 में से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाते हैं तो आप सभी चीज़ों को जान नहीं पाएंगे कैसे हमें करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है भाषा। तो भाषा के बारे में जानते हैं। दिया गया है, भाषा क्या होती है? नियमबद्ध व्यवस्था होती है। जैसे कि हमने जाना है, इंग्लिश में जैसे पढ़ा होगा हमने कि जो भाषा होती है उसको हम पढ़ते हैं एक व्यवस्थित क्रम में, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। तो इनका जो क्रम होता है निश्चित होता है। तो ऐसे ही भाषा कोई भी हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भाषा हो, उनका जो क्रम होता है व्यवस्थित होता है शब्दों का। तो ये भाषा जो होगी नियमबद्ध व्यवस्था होती है। एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो अगर भाषा के बारे में पूछा जाए तो भाषा क्या होती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। आगे बात करते हैं बच्चों की व्यवहारिक कुशलता। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि जो भाषा होती है, जब प्राथमिक स्तर पर बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो बच्चा जो होता है भाषा की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। मतलब कि उसे पढ़ना तो नहीं आता है लेकिन उसे बोलना और सुनना आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास व्यवहारिक कुशलता है भाषा को समझने की। हाँ, तो ये भी साथ में कह सकते हैं कि वह व्यवहारिक कुशलता से लेस है। भाषा की कुछ पूंजी उसके पास पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी नहीं आता है, उसे सुनना और बोलना आता है। बस हमें उसे क्या है, पढ़ना और लिखना सिखाना है। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न संदर्भों में प्रयोग। सबसे महत्वपूर्ण है, भाषा का जितना ही हम प्रयोग करेंगे, जितना विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करेंगे, भाषा हमें उतनी अच्छे से आएगी। तो बच्चों को हम अवसर देंगे कि बच्चा अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करे अपने विभिन्न अवसरों में, जहाँ भी हो, विद्यालय में हो, घर में हो, आस पड़ोस में हो, परिवेश में हो। वो भाषा का जितना अधिक प्रयोग करेगा उतना से अधिक वो सीख सकेगा और अपनी अभिव्यक्ति को उतने ही अच्छे से प्रस्तुत कर सकेगा। अगला वही बात कही गई है। अगला लिखा है मातृभाषा में शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पे हमें कोई भी शिक्षण कार्य करना है मातृभाषा में ही कराना है। बच्चों की जो भी मातृभाषाएं हैं हमें उनको सुनना है, समझना है, उसके आधार पर ही हमें उन्हें शिक्षण देना है और मातृभाषा के आधार पर हमें उन्हें एक मानक रूप की ओर ले जाना है। कोशिश कीजिएगा हमें मानक भाषा में शिक्षण नहीं देना है, मातृभाषा में शिक्षा देना है। अगला है भाषा का अधिक प्रयोग। बात वही हो गई भाई, भाषा का जितना हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे भाषा हमें उतना अधिक अच्छे से आएगी। तो ये बात हुई भाषा की। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा का अर्जन। भाषा अर्जन ये क्या होता है? भाषा को ग्रहण करना। हम भाषा को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? अपने परिवेश से, समाज से, विद्यालय से, आस पड़ोस से या परिवार से हम भाषा का अर्जन करते हैं। यहाँ विद्यालय की बात नहीं आएगी क्योंकि बच्चा जो है अभी विद्यालय में प्रवेश नहीं किया हुआ है। तो यह जो प्रक्रिया होती है, पहला पॉइंट हमारा है अर्थ ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है स्वाभाविक होती है। मतलब बालक को जिस परिवेश में डाल देंगे, जिस परिवार में डाल देंगे, उसकी भाषा को आसानी से वो सीख जाएगा। और माध्यम क्या होगा उसका? अनुकरण के माध्यम से चीज़ों को दोहरा के वो सीख जाएगा, कॉपी करके वो सीख जाएगा। तो मातृभाषा पर अधिक बल दिया जाता है यहाँ पर। तो भाषा अर्जन की बात होती है तो भाषा अर्जन जो होता है बालक का परिवार में ही होता है, मातृभाषा के द्वारा होता है। वो आस पड़ोस की भाषा को समझता है और ग्रहण करता है। तो भाषा अर्जन का अर्थ ही होता है भाषा को ग्रहण करना। अगला टॉपिक है सहज। अगला पॉइंट क्या है? सहज। मतलब कि जो भाषा अर्जन होता है सहज होता है, स्वाभाविक होता है। मतलब बच्चे की इच्छा हो चाहे ना हो, वो प्रयास कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन भाषा अर्जन जो होता है सहज के साथ स्वाभाविक होता है, स्वतः ही वो सीख जाता है। बस करना क्या है, हमें बालक को परिवेश में डाल देना है और जिस परिवेश में हम डालेंगे उस परिवेश की भाषा को आसानी से वो सीख लेगा। अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र में जन्मा है तो हिंदी भाषा सीख जाएगा। अगर वो अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में जन्मा है तो वो अंग्रेजी भाषा आसानी से सीख जाएगा। तो भाषा अर्जन
प्रथम भाषा के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। अगला प्रयोग वही बात हो गई, जितना अधिक वो प्रयोग करेगा, चाहे वो मातृभाषा हो चाहे द्वितीयक भाषा हो, कोई भी भाषा हो, जितना अधिक वो प्रयोग करेगा उतना अधिक वो सीखेगा। पहले हमने बात की हुई है कि अनुकरण ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें भाषा अर्जन को आसानी से वो सीख सकता है और जान सकता है। मातृभाषा में तो हमें सीखना ही है। अगला है भाषा अधिगम। अब भाषा अधिगम में बात आती है द्वितीयक भाषा की। जैसे कि मान लीजिए हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हमारी द्वितीयक भाषा क्या होगी, संस्कृत होगी, अंग्रेजी होगी या उर्दू होगी या कोई भी भाषा हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी प्रयास होता है। अगर हमारा प्रयास होगा, हमारी इच्छा होगी, तभी हम द्वितीयक भाषा को सीख सकेंगे। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, मतलब भाषा को सीखना। कोई भी द्वितीयक भाषा को हम सीखते हैं तो हमारा ये भाषा अधिगम होता है। तो अगर हम कोई भाषा को सीख रहे हैं तो वो भाषा अधिगम कहलाएगा। ये बालक की इच्छा पर और प्रयास पर निर्भर करता है। अगर उसका प्रयास कर रहा है तभी सीख पाएगा, उसकी इच्छा हो रही तभी सीख पाएगा, अन्यथा हम सिखाते रहेंगे उसको वो सीख नहीं पाएगा। अगला क्या है, भाषा अधिगम में अनुवाद की सहायता लेते हैं। हम अनुवाद का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ट्रांसलेशन सीखते होंगे हिंदी को इंग्लिश से बनाने के लिए, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये भाषा अधिगम है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा शिक्षण, मतलब कि भाषा का शिक्षण हमें कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पॉइंट है भाषा सीखना डैश प्रयोग। तो कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का भाषा सीखना क्या है, कैसे सीख सकते हैं हम। तो भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करके हम भाषा को सीख सकते हैं। ये हमारा भाषा शिक्षण है। अगला है रचनात्मकता और मौलिकता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पिछली बार भी हमने वही बात की थी। तो भाषा शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो उसके प्राथमिक स्तर पर उसकी भाषा का रचनात्मकता और मौलिकता का पूरा पोषण करे, है ना। आगे बढ़ते हैं। घर की भाषा स्कूल की भाषा का एक होना। भाई सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर एक अध्यापक बच्चों को विद्यालय में पढ़ा रहा है तो कोशिश करेगा वो कि जो बच्चों की जो भी मातृभाषा है, उसके परिवेश की भाषा है, घर की भाषा है, उसी भाषा में बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करे। अगर वो ऐसा करता है तो बालक क्या होता है, भाषा पढ़ने में या फिर कोई भी विषय को पढ़ने में रुचि लेता है, आसानी से सीखता है। तो हम कोशिश करेंगे जो विद्यालय की जो भाषा है, घर की जो भाषा है, हमेशा सदैव एक ही रहे, उसमें अंतर ना हो, वरना बच्चा सीखने में असुविधा समझेगा। अगला है भाषा प्रयोग के विविध अवसर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बच्चों को विविध अवसर देते हैं, जितने अधिक अवसर देंगे बच्चा उतना ही अधिक सीख सकेगा। अगर हम उसे अवसर देना ही बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो सीखना बंद कर देगा। तो अगर वो भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेगा, विभिन्न अवसरों में भाषा का प्रयोग करेगा, तो भाषा को अधिक से अधिक सीखेगा। अगला त्रुटियाँ, ध्यान दीजिएगा, त्रुटियाँ अस्थायी होती हैं, है ना। अगर बच्चा त्रुटियाँ कर रहा है तो इससे ये आशय है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो हम जान सकेंगे। और ये त्रुटियाँ जो होती हैं अस्थायी होती हैं, कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे ऐसी कमियाँ हट जाएंगी और कुछ वो सीख सकेगा। तो ये बात हुई भाषा शिक्षण की। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा शिक्षण का उद्देश्य। तो भाई ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षण के उद्देश्य की बात करते हैं। एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, चित्रों के माध्यम से या फिर पोस्टरों के माध्यम से वो सीख पाते हैं, है ना। तो हम ऐसा एक परिवेश उनके सामने लगाएंगे जिसमें वो चीज़ें जो हों चित्र के माध्यम से हो। अगर हम आ से अनार सिखा रहे हैं तो बगल में अनार भी होना चाहिए चित्र में, कि बच्चा चित्र में देखे हाँ ये अनार है, तो उस पर क्या होगा, वो फोकस करेगा और सीखने का प्रयास करेगा। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि प्री प्राइमरी स्कूल में मॉडल्स हैं, चार्ट्स हैं, ये काफ़ी अच्छे से सजाए जाते हैं, जिससे बच्चा सीख के देख के सीखता है। अगला है लिखी बात या छपी बात सामग्री का अर्थ को समझना। भाई अगर बात करें कि अगर बच्चा पढ़ना सीख रहा है तो वो कैसे सीख सकेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा अगर कोई भी लिखी हुई सामग्री को पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ उसका अर्थ ग्रहण कर रहा है, उसको समझ रहा है, तो मतलब कि ये है कि उसका जो उद्देश्य है भाषा का सीखने का, भाषा शिक्षण को, वो पूरा हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा जो है लिखी गई सामग्री को समझे, उसका अर्थ ग्रहण करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग करना।
है ना। बच्चा क्या अपने भावों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पा रहा है, दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर पा रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पे हमें ध्यान देना है। जितना अच्छे से स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ वो भाषा का प्रयोग करेगा, उसका शिक्षण का जो उद्देश्य है उतनी जल्दी वो पूरा हो जाएगा। अगला है अभिव्यक्ति की कुशलता, वही बात हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। भाषा शिक्षण की विधियाँ, तो ध्यान दीजिएगा, विधियाँ तो कई हैं लेकिन हमने यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण लिखी हुई हैं। पहला है अनुकरण विधि या व्यवहारिक दृष्टिकोण। आपने पहले पढ़ा होगा कि अनुकरण विधि वह विधि होती है जो भाषा अर्जन में सहायक होती है, मातृभाषा को सीखने में सहायक होती है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अनुकरण के द्वारा मातृभाषा ही सीख सकता है, वो द्वितीयक भाषा भी अनुकरण के माध्यम से सीख सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है, बच्चा चीज़ों को व्यवहार से सीखता है ना। अनुकरण सिखाया नहीं जाता है, वो खुद ही सीख जाता है, वो स्वभाव में बच्चे के आ जाता है। अगला है आगमन विधि। जानते होंगे आगमन विधि में क्या होता है, हम बच्चों के सामने उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं और उदाहरण के साथ साथ हम नियम की ओर जाते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न आया हुआ है, अगर बालकों को हमें संज्ञा पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? संज्ञा की परिभाषा देंगे, संज्ञा के नियम बताएंगे कि संज्ञा के प्रकार बताएंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि संज्ञा के कुछ उदाहरण बच्चों को बोर्ड के सामने लिख के दे देंगे, फिर बच्चों को बताएंगे ये किसी पक्षी का नाम है, ये किसी मनुष्य का नाम है और ये किसी जगह का नाम है, और एज इट इज़ ऐसे ही कई एग्जाम्पल देंगे। तो हम कहेंगे जो नेमिंग वर्ड होते हैं या किसी के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा होती है या नाउन होती है ना। तो ऐसे क्या है, उदाहरण के माध्यम से बच्चा संज्ञा तक पहुंच जाएगा और संज्ञा को समझ जाएगा। अगर हम उसको परिभाषा सिखाएंगे, चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा वक्त लग सकता है और वो गलत भी होगा, हमें परिभाषा नहीं बतानी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चा है तो वो उदाहरण के माध्यम से सीख सकेगा, है ना। तो प्रयास करेंगे हम उसको, हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और सिखाएंगे। अगला क्या है, प्रत्यक्ष विधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड कहते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। तो क्या होता है ये, मातृभाषा के बिना दूसरी भाषा का शिक्षण, मतलब हम बच्चे को मातृभाषा के सहायता के बिना द्वितीयक भाषा को सिखा रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो प्रत्यक्ष विधि होती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे इम्पॉर्टेंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, हमने आपको बताएं। तो ये सभी टॉपिक्स को ध्यान दीजिएगा। जो भी अगला वीडियो हिंदी का आएगा उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके आएंगे और आपको समझाएंगे कि हिंदी शिक्षण कितना आसान होता है और कितनी आसानी से हम हिंदी शिक्षण को सीख सकते हैं। बच्चे डरते रहते हैं कि हिंदी शिक्षण कठिन होता है, हिंदी शिक्षा साथ कठिन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। बच्चों को सीखना ही है, हमें समझना है, सिखाना है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट और वर्ड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स, जिनके बारे में हम देख लेते हैं। एक बार पिछली बार हमने बात किया हुआ है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम और वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों को और सिखाएंगे। तो ज़रूर कमेंट करें। साथ में अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम और वीडियो बना सकें। तो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ पॉजिटिव वर्ड की बात करते हैं। अर्जन, अवसर, वातावरण, परिवेश, शुभोपली, पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, प्रयोग और विविधता की। पुराने वर्ड से सुने लग रहे होंगे आपको। तो पहला तो अर्जन, आप सीख ही गए हैं कि जो हमें अर्जन करना है उस पर हमें ध्यान देना है कि जो अर्जन है, बच्चा क्या है, अर्थ को ग्रहण कर रहा है और सीख रहा है, भाषा को ग्रहण कर रहा है, सीख रहा है। दूसरा है अवसर, हम जितना उसको अवसर देंगे उतना ही बालक अच्छे से सीख सकेगा। और अगला क्या है, वातावरण और परिवेश, जितना वो वातावरण और परिवेश में भाषा का प्रयोग करेगा उतना ही अधिक अच्छे से वो भाषा को सीख सकेगा। अगला है शुभोपली, सुना होगा आपने। भाषा का क्रम जो होता है ये व्यवहारिक क्रम होता है, स्वाभाविक क्रम होता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाषा जो है बच्चा इसी क्रम में सीखता है, बिल्कुल गलत है। जो भी कहता है ये गलत है। भाषा जो होती है क्रमिक नहीं होती है, एक साथ सीखी जाती है। ये चारों कौशल जो होते हैं, शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, एक साथ सीखता है बच्चा, है ना। ये नहीं है कि सुनना सीख रहा है तो बोलना बंद कर देगा, बोलना सीख रहा है तो सुनना बंद कर देगा, है ना। पढ़ना सीख रहा है तो लिखना बंद कर देगा, या लिखना सीख रहा है तो पढ़ना बंद कर देगा, है ना। हम लोगों को भ्रम रहता है कि जो शुभोपली है ये एक निश्चित क्रम है ना। तो एक निश्चित क्रम ना होकर ये एक स्वाभाविक क्रम है। इस क्रम में बालक सीख सकते हैं, लेकिन प्रयास ये होता है कि जो ये भाषा का जो क्रम होता है ये
स्वाभाविक होता है ना। दूसरी बात क्या है, बच्चा इन सभी क्रमों को एक निश्चित क्रम में ना सीखकर एक साथ सीखता है। ये सभी क्रम क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। अंतः संबंधित का अर्थ क्या है, अगर बच्चा या बालक सुनना सीख रहा है तो उसके साथ बोलना भी सीखेगा, पढ़ना सीख रहा है तो उसके साथ लिखना भी सीखेगा। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है, पढ़ना का उद्देश्य क्या होता है, अर्थ ग्रहण करना। अगर बालक कोई भी लिखी हुई सामग्री को पढ़ रहा है तो पढ़ के बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर उसका पढ़ के अर्थ ग्रहण कर रहा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, भले वो तुतला रहा है, हकला रहा है, कुछ वर्डों को नहीं बोल पा रहा है तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सीखेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अगर वो अर्थ को ग्रहण कर रहा है तो अपने वो उद्देश्य को पूरा कर रहा है, उसको पढ़ना आ गया है। अगला है प्रयोग, वही बात हो गई, जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना अधिक हम सीखेंगे। अगला है विविधता, जानते हैं सब लोग। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉजिटिव वर्ड हैं। सृजनात्मकता, भाई भाषा में सृजनात्मकता की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चा अगर अपने थॉट्स को नए विचारों के सामने प्रस्तुत करता है, नए विचारों के साथ में मौलिकता होती है, नवीनता होती है ना, तो वहाँ पे क्या होती है, सृजनात्मकता होती है। अगर बच्चा जितना सृजनशील होगा उतने अच्छा भाषा का प्रयोग वो कर सकेगा। दूसरी बात क्या है, वैविध्यपूर्ण परिवेश। वैविध्यपूर्ण परिवेश का अर्थ होता है एक ऐसा परिवेश जहाँ पर बालकों को सुनने के साथ बोलना, बोलने के साथ पढ़ना और पढ़ने के साथ लिखना, सभी चारों कौशलों का ध्यान दिया जाता है, या चारों कौशल परिपूर्ण होते हैं। एक ऐसा परिवेश आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह वैविध्यपूर्ण परिवेश होता है। अगला संदर्भ, संदर्भ के साथ अर्थ ग्रहण करना, संदर्भ के साथ लिखी हुई सामग्री को समझाना या अपने भावों को संदर्भ के अनुसार किसी के सामने प्रस्तुत करना ही क्या है, संदर्भ है। मतलब किसी के साथ जो भी चीज़ें हमें सिखानी है संदर्भ के साथ ही सिखानी है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर संदर्भ शब्द आता है तो वो पॉजिटिव सेंस देता है, वो सही हो सकता है। अगला क्या है, बाल साहित्य, है ना। बाल साहित्य एक ऐसा विषय है जिसपे बालक मन लगाते हैं, उनकी जिज्ञासा होती है सीखने की, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को हम बाल साहित्य के माध्यम से सिखाएं, जिससे बच्चा क्या होगा, अगर उसको मन नहीं लग रहा होगा तो बाल साहित्य पढ़ेगा और मन लगेगा और सीखने का वो प्रयास करेगा। तो अगर बाल साहित्य की बात होती है तो वह विकल्प भी क्या होता है, सही होता है। अगला है सीखने का अवसर। बालकों को हम जितने अधिक अवसर देंगे सीखने के उतना ही अधिक अच्छे से वो सीख सकेगा। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, व्यापक विकल्प। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे विकल्प आते हैं जो व्यापक होते हैं, मतलब कि एक ही विकल्प में सारी बात कही जाती है जो अन्य विकल्पों में नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यापक अर्थ देने वाले विकल्प क्या होते हैं, सदैव सही होते हैं। सीटेट में अधिकतम ध्यान दीजिएगा 90 to 95% वो विकल्प सही होते हैं जिसमें व्यापकता होती है। विकल्प में काफ़ी चीज़ें होती हैं या कहें कई शब्द होते हैं, अपने भाव को बताने के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये रहे कुछ पॉजिटिव वर्ड। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे निगेटिव वर्ड्स हैं जो आपने पढ़ा होगा पहले ही। परीक्षा है, नियम है, व्याकरण है, अंक मात्र ही केवल, बजाय, व्याकरण पर बल देना और परिभाषा पर बल देना। इनके बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाया हुआ है आपको। फिर से एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि कभी भी हमें बच्चों की परीक्षाओं पे बल नहीं देना है, उनको नियमों के माध्यम से नहीं सिखाना है, व्याकरण पे बल हमें देना ही नहीं है, अंकों पे हमें बल नहीं देना है, ग्रेड पर, रैंकिंग पर, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मात्र ही, केवल और बजाय और सिवाय, है ना, ऐसे शब्द अगर आपको विकल्प में मिलते हैं तो विकल्प आप तुरंत ही काट दीजिएगा, संभवतः वो गलत ही होगा। अगला है व्याकरण पर बल देना और परिभाषा पर बल देना, है ना। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो था ये हिंदी के शिक्षा शास्त्र के लिए, ये कंप्लीट हो गया। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको अभी भी अच्छी तैयारी करनी है, बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, तो आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है नोट्स का लिंक। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।